बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे एग्रेसिव शिवराज। जी हां, अब एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन सरकार की माने तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अब सीएम शिवराज का कहना है कि कोरोना को हराने के लिए अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज ने इसके अलावा कोरोना मुक्त पंचायत और कोरोना मुक्त ब्लॉक अभियान चलाए जाने का दिशा निर्देश भी दिया है। बेहद सख्त लहजे में इस वक्त सीएम शिवराज भी हैं। सीएम शिवराज का साफ कहना है कि कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चे और बेसहारा हुए परिवार की सूची जल्द बनाने की बात कही। लगातार संवेदनशील निर्णय भी सीएम लेते आ रहे हैं। शहर में, गांव में मोबाइल टेस्टिंग यूनिट प्रारंभ करें, वैक्सीनेशन में तेजी लाएं। बड़ी बात सीएम शिवराज ने कही कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लेकर आए अधिकारी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इजाफा करें ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि अब कोरोना का खात्मा करने के लिए सरकार अग्रेसिव मोड पर है ताकि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण का प्रदेश से सफाया किया जा सके। आपको लगातार बता दें कि बीजेपी लगातार जुटी हुई है इन कोशिशों में कि जून तक चरणबद्ध तरीके से खात्मा किया जा सके कोरोना संक्रमण का। अभी हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। ये कोरोना का वायरस अभी भी है और ये काबू में इसलिए हुआ है कि हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। कोई ये ना सोचे कि अब कोरोना खत्म हो रहा है। ये गलती हम में से कोई ना करे। कोरोना वायरस है और इसलिए इसको पूरी तरह से काबू में करना है तो 31 मई तक का टारगेट हम लें। 31 मई का टारगेट हम लें कि हर जिले में, हमारे संभाग में हम 2-4 पॉजिटिव केस बचे तो बचे, नहीं तो बचने नहीं देंगे। 0 पे लेके आएंगे। हम सबका टारगेट होना चाहिए। टारगेट केवल जिलों का नहीं, ये टारगेट हर गांव का होना चाहिए कि मेरे गांव में कोरोना नहीं। तो साफ साफ कहा सीएम शिवराज ने। अग्रेसिव मोड में सीएम शिवराज। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। जी धैर्यवर्धन जी, लगातार पहले तो संवेदनशील निर्णय भी लेते आ रहे हैं और अब एक्शन मोड में, अग्रेसिव मोड में आ रहे हैं सीएम शिवराज। तो 31 कोरोना को लेकर के बेहद संवेदनशील रहे हैं और उन्होंने बहुत आक्रामक रणनीति शुरू से अपनाई। उसी के कारण से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पीठ थपथपाई है। उनके इस कोरोना कंट्रोलिंग जो मॉडल है उसको देश भर के लिए उन्होंने कहा है कि इससे लोग प्रेरणा लें और इसके अनुरूप काम करें। और आप देखिए कि अभी जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों को इलाज के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई, उनके वैक्सीनेशन से लेके, उनके चेकअप से लेके, उनकी जांच से लेके हर चीज फ्री की गई और सरकार ने जगह जगह कैंप लगा करके लोगों को सुविधाएं देने का प्रयास किया है। इसके बाद भी एक और नई उपलब्धि सरकार ने हासिल की है कि ऐसे तमाम मरीज जो ठीक हो गए, इसके बावजूद भी उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ का अंदेशा है तो पोस्ट केयर वार्ड भी मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। वह हिंदुस्तान का पहला राज्य है जैसा प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जो कोरोना के बाद डिसीज हो रही है, इसका काला फंगस, ब्लैक फंगस, उसको लेकर के भी मध्य प्रदेश के 5 महानगरों में मेडिकल कॉलेज में उसके निदान के लिए, उसके इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। और केवल शहरी क्षेत्रों में ये व्यवस्था नहीं की जा रही है, बल्कि गांव-गांव में, पंचायतों में कर्मचारियों का दल बना करके, स्वयंसेवी लोगों का दल बनाकर, जो जन अभियान परिषद उसके स्वयंसेवकों की टीम को लेकर कहा जा रहा है कि एक एक गांव को चुनौती के तौर पर लेना, हम अपने वार्ड और गांव को कोरोना से फ्री करेंगे। ये जो आक्रामक रणनीति है शिवराज जी की, उससे परिणाम भी बेहतर आ रहे हैं और आप देख रही हैं कि कैसे पॉजिटिविटी रेट लगातार कंट्रोल में आ रही है और बहुत तेजी के साथ घट रही है। ठीक है, लगातार आपका भी कहना है एक्शन मोड में भी सीएम शिवराज है और अग्रेसिव मोड में भी सीएम शिवराज है। स्ट्रेटजी बनाई गई है बहुत सारी
ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, क्या आपने बात सुनी धैर्यवर्धन जी की? लगातार सीएम शिवराज जो हैं अब अग्रेसिव मोड में आ गए हैं। साफ साफ कह दिया है सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में कि अब कोई ढिलाई नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सतर्कता और बरतने की जरूरत है। क्या कहना है आपका इस बारे में? अग्रेसिव मोड में है अब सीएम शिवराज। वो अग्रेसिव मोड में ना रहे, वो बेहतर है। साहब, आप अग्रेसिव मोड में मत रहिए, वरना आप अग्रेसिव मोड में रहते हैं मुख्यमंत्री जी तो उल्टे काम होते हैं। जैसे वो कह रहे थे कि कालाबाजारियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। कालाबाजारी तो उनके खुद के मंत्री निकल रहे हैं। एक मंत्री का चेला जो था 25-30 हजार में बेड बेच रहा था, दूसरे मंत्री का चेला जो है वो रेमडेसिविर बेचता हुआ मिल गया। तो कहना आप बिल्कुल एग्रेसिव मोड में मत रहिए। इसमें जो कोरोना ने सब कर लिया, जो कर सकता था वो लाशों के अंबार लगा दिए उसने पूरे मध्य प्रदेश में। गांव गांव तक डिपों में लकड़ियां खत्म हो गई। लोगों के दाह संस्कार के लिए अब लकड़ियां नहीं बची, ये स्थिति है। और अब जब वो एकदम कोई चीज पीक पे चली जाती है तो वो थोड़ी सी नीचे आती, तो वो अभी थोड़ी देर के लिए नीचे आया है कोरोना, और फिर वो वापस कब ऊपर चढ़ जाएगा ये हम कह नहीं सकते। और ये तो ना कोई सरकार कह सकती ना कोई और कह सकता है। और सरकार का जो कोरोना कम हुआ है इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोरोना को लेकर ये सरकार नहीं बना पाई। लोगों को हजारों लोग जो थे बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाई के, बिना इलाज के इस मध्य प्रदेश में काल के गाल में चले गए। जो किया लोगों ने किया, लोगों ने अपने इससे एक दूसरे की मदद की। लोगों को जिससे जो बन पड़ा लोगों ने एक दूसरे के लिए किया। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी बना रहे थे, लोगों ने आत्मनिर्भरता खुद दिखा दी कि हम कैसे आत्मनिर्भर हैं, सरकार की आवश्यकता नहीं। सरकार तो गायब थी, सरकार तो थी ही नहीं इस पूरे प्रकरण में। आज भी जो जो इंजेक्शन है फंगी, इसके ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन बी, वो कहाँ मिल रहा है बाजार में? है ही नहीं वो बाजार में। लोग और ये जितने लोग, ईश्वर ना करे कि जितने लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, इससे पीड़ित हैं, पता नहीं अब उनका क्या हाल होगा और फंगस उनका क्या हाल करेगी। अच्छा। जो सरकार 1 महीने में इंजेक्शन, आप मीडिया के लोग 1 महीने से चेता रहे हैं सरकार को कि ब्लैक फंगस आ रहा है, लेकिन उसकी दवाई की व्यवस्था नहीं हुई। ठीक है, इस बात का जवाब लेंगे। ठीक है, इस बात का जवाब लेंगे धैर्यवर्धन जी से। धैर्यवर्धन जी, फिरोज जी का कहना है कि कुछ नहीं किया सरकार ने, जो किया लोगों ने किया, लोगों ने ही अपनी एक दूसरे की मदद की, सरकार कुछ नहीं कर रही। की बात का मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगा जी। 1 महीने पहले कहां से ब्लैक फंगस आ गया, कहां पर से ये महामारी आ गई? सुनिए, ये बिल्कुल आरोप आपका निराधार है। जैसे ही ब्लैक फंगस के मरीज सामने आना प्रारंभ हुए, मध्य प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमें 24,000 इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाए। और इसी प्रकार उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से जो तमाम सारी मेडिकल कंपनियों के हेड ऑफिस मध्य प्रदेश में होते हैं, वितरक एजेंसी के, उनसे भी उन्होंने बात की है। अभी सन फार्मा से भी 2,000 इंजेक्शन उन्होंने मांगे हैं। और वे इंजेक्शन से जैसे जैसे हमको मिल रहे हैं वैसे वैसे, और मेडिकल कॉलेज में जहां पर ब्लैक फंगस से इलाज की व्यवस्था की गई है उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी रही मध्य प्रदेश में। देखिए, कई बार इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि ये महामारी थी श्रीमान, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो रूटीन में आती है। ये मलेरिया नहीं था, ये हैजा नहीं था, ये कोई फोड़ा फुंसी और कोई लूज मोशन की शिकायत नहीं थी। ये जबरदस्त महामारी थी, लोगों की अपेक्षा से बहुत आगे जाकर के सारी कल्पनाओं उन सबको विध्वंस कर दिया। लोग सोच नहीं सकते थे कि इस मात्रा में ऑक्सीजन लगेगी। और मध्य प्रदेश की सरकार ने रक्षा मंत्रालय के सहयोग से हवाई जहाज उड़ाए, हवाई जहाजों में खाली टैंकर भर भर के प्लांट तक पहुंचाए कि वहां से भर के लोड होकर के ऑक्सीजन मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके, अस्पतालों तक पहुंच सके। इसलिए आरोप ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है और षड्यंत्रपूर्ण है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए कोई विशिष्ट प्रयास नहीं किए। मध्य प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक जनता ये जानती है कि कैसे दिन रात एक करके मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, उनके साथी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जी जान एक करके लगा रहा।
ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक भी जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे मैं जानना चाहूंगी, संदीप जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन किस तरह से अब जब कह दिया है सीएम शिवराज ने, अग्रेसिव मोड जब धारण कर लिया है, अग्रेसिव रूप में आ गए हैं सीएम शिवराज, क्या लगता है कि अब मध्य प्रदेश की स्थिति और भी बेहतर हो सकती है? देखिए, कोरोना एक बड़ी बीमारी है, महामारी है ये, और प्रदेश का देश के और दुनिया में बड़े हिस्से में तबाही मचाए हुए है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये समय ऐसा है कि जब हमें स्वास्थ्य सेवाएं हमारी चौकस होना चाहिए और सरकार का रवैया आक्रामक होना चाहिए। वाकई में बीमारी बड़ी है, इसलिए आपका नजरिया और आपका रवैया वो आक्रामक होना चाहिए। लेकिन ये समय जो राजनीति चल रही है, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष, वर्तमान दौर में बेहतर ये होता है कि दोनों राजनीतिक दल मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। शिवराज जी ने पहल की, कमलनाथ जी से ही बात की, कमलनाथ जी ने ही भरोसा दिलाया है कि वो समय समय पर अपनी पार्टी की तरफ से सहयोग देते रहेंगे। अब जरूरत इस बात की है कि चाहे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के स्तर पर बात हो या फिर गांव के सरपंच और पूर्व सरपंच की बात हो, सारे लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार अपनी मंशा जाहिर करती है, कोशिश करती है, प्रशासन को वो लगाती है कि आप व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, सरकार की अपनी पहल अपने स्तर पर होती है, लेकिन ये प्रदेश हमारा है, यहाँ की जनता हमारी है। राजनीतिक लाभ, राजनीतिक लड़ाई के लिए बहुत समय है हमारे पास, और मौकों पे लड़ लेंगे, लेकिन विपक्ष का भी काम है कि जो कमियां हैं उसकी तरफ इशारा करे। विपक्ष को ईमानदारी से वो इशारा करना चाहिए और सत्ता पक्ष को ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए कि हमारे यहाँ अस्पतालों में, चाहे निजी अस्पताल हो, गड़बड़ियां हो रही हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, इंजेक्शन की दिक्कत आ रही है। ये समय ऐसा है कि कमियां विपक्ष बताए, सत्ता उसे स्वीकारे और सुधारे, और दोनों हाथ मिला के लड़ाई लड़ें, तब हम महामारी में जीत दर्ज कर पाएंगे। नहीं मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीति का अखाड़ा न बन जाए और आम जनता का नुकसान ना हो जाए। जी फिरोज जी, आपने संदीप जी की बात सुनी, कह रहे हैं वो कि इस समय राजनीति, बिल्कुल विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, सवाल पूछना, और पक्ष का काम है कि सवालों का जवाब भी देना, क्योंकि जनता ने चुना है, बाध्य है जवाब देने के लिए। लेकिन क्या ऐसे वक्त पर सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हुई हैं? आपको लगता है कि सारी पार्टियां एक साथ मिलकर काम कर रही है? क्योंकि ये जो महामारी है ये किसी एक पार्टी की, एक शहर की या एक राज्य की तो है नहीं। कमलनाथ जी ने पहले ही पत्र लिख दिया था कि ये ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है, इसके इंजेक्शनों की समुचित व्यवस्था की जाए। अब इसके इंजेक्शनों की व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। 2000 इंजेक्शन आए मात्र, वो भी 100-150 पेशेंट के लिए हुए, बात खत्म हो गई, और आज पूरी तरीके से साफ हो गए, कहीं एक भी वाइल नहीं बचा हुआ है। तो सरकार की जिम्मेदारी इस काम को करे। ये पीठ पहले थपथपाने लगते हैं अपनी कि जिस तरीके से मॉडल बनाया शिवराज जी ने और जो काम किए, इनको बताइए ये मॉडल जो है अच्छा है, दूसरे राज्यों में नहीं पहुंचा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं हमारे। अगर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और विवेक तनखा जी और तमाम हमारे सब बड़े नेता साथ नहीं लगते तो सरकार चाहकर भी अपनी है ना ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं कर पाती। हम लोगों ने नवीन जिंदल जो हमारे सांसद हैं, उनके जो स्टील प्लांट है वहां से ऑक्सीजन बुलवा के दिए राजगढ़ जिलों को, बहुत सारी जिलों को, मोदी नगर से ग्वालियर को सप्लाई कराई है, सभी जगह किए। विपक्ष ने अपना काम बिल्कुल बाखूबी किया। जो सरकार को सलाह देनी थी सलाह दी हमने, कहीं सरकार के हाथ पैर नहीं बांधे। अब सरकार क्यों रेमडेसिविर की जिसने चोरी की और जो पकड़ाया उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई करने से बच रही है सरकार? क्यों जो डॉक्टर मोहन यादव है उनका जो बंदा था विश्वकर्मा, जिसके 25-30 हजार रुपए लेके बेड बेच रहा था, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या आम लोगों के खिलाफ ही एनएसए लगेगा? दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ एनएसए नहीं लगेगा? इस बात का जवाब क्यों नहीं देते शिवराज सिंह जी? देना चाहिए उनको इस बात का जवाब। हमने कहा ये जो 850 रेमडेसिविर चोरी हुए ये कहाँ गए, इसकी जांच करके बताओ। क्यों नहीं बताती सरकार इस बात की जांच करके? हम कांग्रेस ने कहाँ गलती की आप ये बताइए। कांग्रेस ने हमेशा समय समय पर सरकार को हमने चेताया, सरकार के लिए हमने कहीं बाधाएं नहीं खड़ी की। चाहते तो हम सरकार की बहुत जरूरत से ज्यादा आलोचना कर सकते थे, हमने कहीं नहीं की। हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाए रहे। हमारे पूरे विधायकों ने अपनी विधायक निधि खोल दी, वो मैदान में आ गए कि हमको काम करना है और वो काम करते रहे। उसमें से कुछ लोग बेचारे दिवंगत हो गए।
लेकिन विपक्ष तो साथ में खड़ा है। अब विपक्ष ने 15 दिन पहले आपसे कह दिया था कि आप एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की व्यवस्था कर लीजिए, नहीं की सरकार ने, और केंद्र सरकार ने भी नहीं की। अब ये फंगस जो है, ये फंगस ऐसे बढ़ेगी कि धीरे धीरे करके इतनी तेज बढ़ जाती है ये, और लोगों के दिमाग में पहुंच जाती है, और एक बार ब्रेन में पहुंची तो आपकी जान जाना तय है। और फंगस रुक रही है क्या? लेकिन फिरोज जी, फंगस के लिए ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी है, उसके लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। 5 हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है, अस्पतालों में बेड्स भी बढ़ाए गए हैं, लगातार मरीजों को फ्री इलाज मिले उसकी भी निर्देश किए गए हैं। लेकिन खैर, मुझे ये बताइए कि अगर बिना दवाई के, वो एक ही दवाई है उसकी, एम्फोटेरेसिन बी, और वो बिना दवाई के डॉक्टर क्या कर सकते हैं? सर्जरी करके छोड़ देंगे। जो भी 2-4 अगर फंगस का एक अंश भी बचा हुआ है तो वो वापस फैल जाएगा, वो वैसा का वैसी ही हो जाएगा मरीज। तो उसके लिए आपको दवाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। दवाई लगा रहे हैं वो लोग, 350 रुपए वाली दवाई लगा रहे हैं जो किडनियों पे असर करती है, और जो इंजेक्शन की वाइल्स की हम बात कर रहे हैं ये दी जाती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में दी जाती है। एक निम्न मध्यम वर्ग का और निम्न स्तर का आदमी तो वो इलाज करा ही नहीं सकता ब्लैक फंगस का, क्योंकि उसकी दवाई इतनी महंगी है, और बहुत ज्यादा मरीज नहीं है। आप कुछ 1000 मरीज अगर हमसे नहीं संभल रहे तो आप ये समझिए कि जब ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या स्थिति होगी। तो कांग्रेस तो अपनी बात पूरी कह रही है। अब सरकार जो है, आज तक कोई व्हाइट पेपर उन्होंने जारी नहीं किया कि कितना। ठीक है फिरोज जी, मतलब आपका ये कहना ये है कि जमीनी स्तर पर सरकार काम नहीं कर रही है। इसका जवाब हम अभी भी चेता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग करिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बुरी हालत है। आप अभी अपने आप को पीठ मत थपथपाइए कि खत्म हो गए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है। आप टेस्टिंग बढ़ाइए ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार को जब ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग करके आप रिजल्ट देखिए, आप खुद ही कहेंगे कि नहीं कोरोना तो अभी बहुत भारी प्रकोप बाकी है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं धैर्यवर्धन जी से। धैर्यवर्धन जी, उनका कहना है, फिरोज जी का ये कहना है कि सरकार जो है जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही, विपक्ष लगातार चेता रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे रही है सरकार। शिवाली जी, बड़ी नम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर्स मरीजों की प्राण रक्षा के लिए पूरे जतन कर रहे थे और भारी मात्रा में स्टेरॉइड दे रहे थे, तो अब जब ब्लैक फंगस निकल कर के आया तो उनकी चर्चा से यह बात आ रही है, उनका ये डाउट है कि शायद ब्लैक फंगस उसी ज्यादा स्टेरॉइड के कारण हो रहा है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता तो इस तरह बात करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ब्लैक फंगस की बीमारी लेकर के आ गई हो, जिस बीमारी की लोगों को कल्पना नहीं कि अब ये नई बीमारी भी इतनी ज्यादा मात्रा में आ जाएगी। ये इंजेक्शन कहीं रखे होते हैं क्या? कोई भविष्यवक्ता पहले से बता करके रखता है क्या कि इस बीमारी के अमुक इंजेक्शन रखो क्योंकि ये बीमारी आने वाली है 15 दिन बाद या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद? ये बिल्कुल नई बीमारियां, नई व्याधियां, मुसीबतें हमारे सामने आ रही और उन मुसीबतों का हम डटकर सामना कर रहे हैं। जितनी ईमानदारी संभव है उतना हम जतन कर रहे हैं। इलाज के लिए दवाइयां मंगा रहे हैं, इंजेक्शन मंगा रहे हैं, विशेषज्ञों को लगा रहे हैं, और सरकार ने निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। इसलिए 5 मेडिकल कॉलेज में छोटी जगह के मरीजों को भी रेफर किया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है और कांग्रेस कहती है कि हम बाधक नहीं है, हमारे विधायक मदद कर रहे हैं, नवीन जिंदल हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे बताइए, नवीन जिंदल अगर सांसद है तो वो उद्योगपति भी है, उनके अपने स्टील प्लांट है जहां पर ऑक्सीजन अनिवार्य रूप से पैदा होती है, बनाई जाती है। और भारत सरकार ने जब ऑर्डर जारी कर दिया कि कुछ दिनों के लिए ऑक्सीजन किसी प्रकार के व्यवसायिक काम में नहीं ली जाएगी, सारी की सारी ऑक्सीजन को चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए, लोगों के प्राण बचाने के लिए भेजना पड़ेगी, तो नवीन जिंदल कैसे रोक लेते उसको? इसका भी आप एहसान बताना चाहते हैं हम पर? क्या केवल नवीन जिंदल ने ऑक्सीजन दी है? हिंदुस्तान के तमाम उद्योगपति हैं, तमाम सरकारी प्रतिष्ठान है, चाहे सेल हो चाहे गेल हो, जिनके पास भी संभव था उन्होंने सबने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। पानी पी कर कोसने वाले जिनको रिलायंस के फाउंडेशन ने भी पूरे राज्यों को मुफ्त में ऑक्सीजन पहुंचाई है। इसलिए एक व्यक्ति का नाम लेकर के आप हम पर एहसान लादने की कोशिश मत करो। और रही बात विधायकों की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को या किसी और पार्टी के, उनका धर्म है लोगों की सेवा करना। नाक रगड़ कर
चुनाव जीत कर ठीक इसलिए है, इसका आते हैं जवाब लेंगे कि फिरोज जब जी प्रजा पर कोई संकट होगा तो हम साथ देंगे। ठीक है, तो इसका कांग्रेस के कुछ एमएलए अगर ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं तो हम भी उनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं, हम भी इनको गुलदस्ता देना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं। पर आप ये मत कहिए कि कोई वो बहुत बड़ा एहसान भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे फिरोज जी से, लेकिन उससे पहले संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये जो हम देखते आ रहे हैं ऐसे समय में, लेकिन बात ये भी है कि जिस तरह से पोस्ट कोविड के सिंड्रोम निकल कर आ रहे हैं वो किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता था कि ब्लैक फंगस क्या बीमारी है, कैसे आई। तो ऐसे में समय लग रहा है अगर व्यवस्थाओं के लिए, तो ऐसे में कितना सही है एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप करना? बीमारी पुरानी ये बात सही है कि पोस्ट कोविड में वो अपना असर कुछ ज्यादा दिखा रही है जी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप कह सकते हैं कि उसकी इंजेक्शन की कमी हो सकती है, दीगर चीजों की जी। व्यवस्था करना किसका काम है? जी। व्यवस्था करना सरकार का काम है जी। व्यवस्था करना अस्पतालों का काम है। मरीज जो चीजें सामने आ रही हैं उन्हें उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ कई मरीज ऐसे सामने आ रहे हैं जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दीगर बीमारियों के चक्कर में घिरते जा रहे हैं। बेहतर यह है कि सरकार भी एक ऐसी गाइडलाइन जारी करे कि अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों की इन चीजों की बेहतर तरीके से जांच की जाए, उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। उदाहरण के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉट के बहुत बड़े किस्से आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं। तो क्या ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये भी एक पक्ष है, इसको चिकित्सकीय वर्ग को ध्यान देना चाहिए। क्या शुगर पेशेंट था, क्या उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण उस वक्त दिख रहे थे जब वो डिस्चार्ज हो रहा था? तो कहीं ना कहीं एक समन्वित प्रयास की जरूरत है। चिकित्सा जगत हो, राजनीतिक जगत हो, सामाजिक जगत के लोग हों। बेहतर यह कि नए तरह से गाइडलाइन तैयार हो, क्योंकि पहले हम कोरोना से लड़ रहे थे, कोरोना के साथ हमारे पास ब्लैक फंगस आ गया है। आने वाले समय में हो सकता है कोई नई समस्या पैदा हो जाए। इसलिए जरूरी इस बात की है कि डॉक्टरों की टीम एक ठीक सेना की तरह होती है, सेना को आगे की भी तैयारी रखनी चाहिए। तो मेरा मानना, व्यक्तिगत नजरिया ये है कि सरकार को और आगे कदम बढ़ाना चाहिए और अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों की बेहतर तरीके से जांच की जाए और उसके बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए। तो ये हादसे हो रहे हैं अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ब्लैक फंगस या दीगर बीमारियां आई हैं, उन पर काफी हद तक नियंत्रण पाए जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, शायद इसी को ध्यान में रखते हुए भी अब पोस्ट कोविड सेंटर बनाने की बात भी की जा रही है प्रदेश में। लेकिन इधर फिरोज जी, जिस तरह से आपने कहा था, धैर्यवर्धन सिंह जी का कहना है कि कोई एहसान नहीं किया है ऑक्सीजन दिला के, इस वक्त जरूरत है, मानवता का परिचय देने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ कि इस समय गंभीर होने की कितनी ज्यादा जरूरत है? क्योंकि अगर जमीनी स्तर पर, अगर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ होता तो शायद प्रदेश में स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। भयावह तो हो ही गई थी, पूरी सरकार फेल हो ही गई थी। हाँ, सरकार का कोई अता पता था क्या? वो तो मालिक ईश्वर ने जितनों को उठाना था हमारे बीच में से वो चले गए वो लोग, और जो बच गए उन्होंने अपनी मदद से अपने तरीके से उन्होंने इलाज करा लिया। किसी ने लाखों रुपए दे के इलाज करा लिया, किसी ने अपनी पत्नी के जेवर बेच दिए, किसी ने अपना घर बेच दिया और इलाज हुए हैं लोगों के। लाखों रुपए के अस्पतालों ने बिल दिए हैं, ये सबको पता है। और सरकार का आयुष्मान कार्ड भी नहीं चला कहीं भी, और तो और वो कंपनियां भी नहीं चली जो बीमा कंपनी थी, जिन्होंने स्वास्थ्य के बीमा करा रखे थे, वो कंपनियां भी छोड़ के भाग गई लोगों को, और सरकार भी नदारद थी। ये तो सबने देखा है। अब सवाल ये है कि जो संदीप पुराणिक जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात की कि सरकार को वैज्ञानिक तरीके से निर्णय करने चाहिए, जितने भी है, कोई प्रशासनिक नहीं, कोई राजनीतिक नहीं, वैज्ञानिक निर्णय होना चाहिए। डॉक्टर बताएंगे सर, अब जैसे ब्लैक फंगस आ रहा है, इसके लिए एक मिथाइल ब्लू करके एक दवाई आती है जो डाली जाती है, जिससे ये फंगस नाक में नहीं आता और नाक में भी कुछ होता है। सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए इस पे कि हर अस्पताल इसका उपयोग करेगा, और जो नहीं करेगा उसको दंड लगाएंगे हम। बाकायदा जो क्लॉटिंग की, ब्लड क्लॉटिंग की आ रही है, तो ब्लड क्लॉटिंग की आपको ये जांचें करना अनिवार्य है। तो एक गाइडलाइन पूरी बनके सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए अस्पतालों को, तो ताकि मरीजों को भी पता रहे कि भाई ये जांचें सरकार ने कहा है कराना जरूरी है, तो जनता में भी जागरूकता रहेगी उसके प्रति कि हाँ मेरी ये वाली जांच नहीं हुई, मेरी ये वाली जांच नहीं हुई, तो लोग खुद जाके कराएंगे, उससे लोग बचे रहेंगे। दूसरा,
जो ब्लैक फंगस आ रहा है उन मरीजों में आ रहा है जिनको ऑक्सीजन लगती थी, जो अभी देखने आ रहा है, और जिनको शुगर के पेशेंट थे उन लोगों में ज्यादा है। तो अगर वो है तो उसके लिए एक ब्लू करके कोई दवाई है जो डाली जाती है जिससे नाक में स्टेलाइज रहती है और ये फंगस की शिकायत उसमें कम रहती है, वो भी करना चाहिए सरकार को। तो वैज्ञानिक निर्णय नहीं मिल रहे, कोई टास्क फोर्स वैज्ञानिकों की एक टास्क फोर्स मध्य प्रदेश में काम करती नहीं दिखती। सरकार अपने हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरशाह निर्णय लेते हैं तो जनता का बुरे हाल हो रहे हैं, वो सामने दिख रहा है। धैर्यवर्धन जी, ठीक है, जिस तरह से सीएम शिवराज का ऐलान है कि 31 मई तक कर्फ्यू का, कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो, क्योंकि जून तक चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाना है। उन्होंने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से अगर सब कुछ सामान्य रहा तो जून तक लॉकडाउन हटाएंगे, लेकिन क्या कुछ तैयारियां, ये आपसे पूछा भी जाएगा, बार बार आप सत्ता में हैं, आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह की तैयारियां तीसरी लहर से बचने के लिए बीजेपी ने कर रखी है। शिवाली जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि चाहे फिरोज सिद्दीकी साहब का सुझाव, संदीप पौराणिक साहब का सुझाव या मध्य प्रदेश के किसी भी गणमान्य नागरिक का सुझाव हो, सरकार उस पर जरूर विचार करेगी, करना भी चाहिए। और जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो निरंतर उन सब परिस्थितियों पर विचार करते भी हैं जो किसी भी बीमारी की भयावहता को कम कर सके। इसलिए कांग्रेस सरकार के पास यदि किन्हीं योग्य चिकित्सकों के माध्यम से कोई सुझाव प्राप्त हो रहे हैं तो वह लिखित में चिकित्सा विभाग के प्रदेश के अधिकारियों को दे सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी को दे सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को दे सकते हैं। बाकी सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है। 100 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। सरकार ने 20,000 से ज्यादा गांवों में क्वारंटीन सेंटर बनाए ताकि ये नए सिरे से इस बीमारी का विस्तार ना हो। और जो नई नई बीमारियां आ रही हैं उन सब के इलाज को लेकर भी सरकार पूरी तरह गंभीर है। बस बात यहाँ पर अटक रही है कि जैसे तैसे हम थोड़ा सा नियंत्रण करने में सफल हो पाए। सरकार के प्रयासों के साथ साथ अभी तक समाज ने सकारात्मकता दिखाई है। समाज ने जो ईमानदारी से खुद को नियंत्रण में रखा है, इसके बाद एकदम से स्वतंत्रता उत्सव न मनाने चले जाए हम लोग। धीरे धीरे हम अपने आप को पुनः वैसे ही नियंत्रण में रखते हुए जितना बहुत आवश्यक है उतना हम बाजार में निकले। जब अभी तक खुला नहीं है मार्केट, जब ये कोरोना कर्फ्यू हट जाएगा, मैं तब की बात कर रहा हूं, तब लोगों को परस्पर समझाइश देनी चाहिए। लोग मास्क का उपयोग करें, भीड़ भरे स्थानों में जाने से बचें। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हम इसको शून्य पर भी लाने में सफल होंगे और मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। क्योंकि जिस अनुपात में हम बीमारी पर नियंत्रण पाएंगे उसी अनुपात में हमारे यहाँ धीरे धीरे वैक्सीनेशन भी बढ़ेगा। और वैक्सीनेशन जब 60-70% से ज्यादा आबादी को लग चुका होगा तो निश्चित तौर पर हम एक बड़े सुरक्षा चक्र में हमारा समाज घिर चुका होगा। ये सही बात आपने कही धैर्यवर्धन जी कि बहुत जरूरी है ओवर कॉन्फिडेंस बना है। सीएम शिवराज भी यही कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, ना सरकार ना लोग। अभी कोरोना जो है खत्म नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना को हराने के लिए अब सीएम शिवराज अग्रेसिव मोड में आ गए हैं, अग्रेसिव स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए ना लोग और ना ही सरकार। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, हालांकि वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि 31 मई तक लगातार सख्त रुख अपनाया जाएगा, सख्ती से पालन भी कराया जाएगा कोरोना कर्फ्यू का, जिससे जून में शायद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटाया जा सके। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।